हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में ये यूनिट नंबर 7 मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर बेस्ड एक वीडियो है, जिसमें हम लगभग 45 क्वेश्चंस एमसीक्यू पर्पस से देखेंगे। लेकिन समय की कमी की वजह से हम इसे वन लाइनर फॉर्मेट में बना रहे हैं। मतलब आप केवल कंसेप्ट इससे जल्दी जल्दी देख लेंगे। ऑप्शंस अगर आएगा तो उसमें ढूंढने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जैसे है और उसका क्या आंसर होना चाहिए, हम वन वर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उससे ये होगा कि जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे 4 ऑप्शन, तो उसमें ये ऑप्शन आसानी से ढूंढ पाएंगे आप। तो इससे क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस देने में फिर चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं और फिर समझाना पड़ता है, तो चारों ऑप्शन लिखने में भी टाइम लगता है और उसको वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो इससे हो सकता है आपका टाइम बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परमाणु में नाभिक में एक साथ रहते हैं। तो आप जानते हैं नाभिक में जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो अब अगर ऑप्शंस आते हैं आपके पास तो उसमें आसानी से आप सर्च कर पाएंगे कि क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो एक तरह से हम कंसेप्ट को देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं वन वर्ड वाले, और यही आपके एमसीक्यू में भी काम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो गए, तो उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब करता है। तो देखिए ये चीज़ बोर ने बताई थी कि जब एक एनर्जी लेवल E1 हमारे पास है और एक हायर एनर्जी लेवल E2 है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में चल रहा है और कभी अगर उसको एनर्जी मिले तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। और जब ये जाएगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड के लौटेड टाइम में कभी भी वो लौट सकता है। तो ये लौटने से वही प्रकाश का अवशोषण होगा। तो ऊर्जा का अवशोषण वो भी तब होगा जब निम्न से उच्च में जाएगा ऊर्जा स्तर में, और उत्सर्जन तब होता है जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो जनरली हम ये लिख सकते हैं कि जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। अब नीचे की कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाए तो अवशोषण हुआ होगा, और ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आएगा तो उत्सर्जन हुआ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है या उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है तो वह कक्षा कहलाती है। तो हम देखिए उसे मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अक्सर लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 4 से ही बेस्ड है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो वह कक्षा की अवस्था होती है। तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जैसे ये ग्राउंड स्टेट E1 हो गई, ये उत्तेजित अवस्था E2 हो गई। इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, एनर्जी मिलती है तो ये हायर स्टेट में जाते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर में वो लौट आते हैं। और जो मैक्सिमम अलॉटेड टाइम इनका किसी भी एक्साइटेड स्टेट में रहने का होता है वो नॉर्मली 10⁻⁸ सेकेंड का मैक्सिमम टाइम रहता है। इतने टाइम तक या इससे पहले कभी भी वो लौट सकते हैं। इसे हम वन शेक भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी पूछा जा सकता है शेक जो है वो किस भौतिक राशि की मात्रक है, तो उस केस में आप उसको समय का बताएंगे। देखिए क्वेश्चन 6 है, जब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है तो वह अवस्था होती है। तो देखिए एटम में अगर मान लिया सपोज़ करिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और अब अगर आपने एक्साइट किया तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर बिल्कुल निकाल देंगे तो फिर ये तो आयनाइज्ड हो जाएगा। तो यानी कि वो अवस्था आपकी आयनित अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु द्वारा विकिरण का अवशोषण होता है। तो ये घटना कब होती है, तो उस केस में हम आपको पहले ही इसी वीडियो में बता चुके हैं, और थ्योरी कंसेप्ट्स में भी पता है आपको कि अगर E1 E2 ये निम्न ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अवशोषण कब होता है, जब इस पे जो है वो जितना एनर्जी गैप है इसी के बराबर की एनर्जी दी जाती है, तो ये इसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो देखिए परमाणु पर फोटोन डालने पर उसे परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्शोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाना, ये आपका अवशोषण कहलाता है। अब कोई भी ऊर्जा देते हैं अवशोषण हो सकता है, लेकिन विकिरण का अवशोषण मतलब यानी कि आपने इसके ऊपर फोटोन रेडिएशन डाला है, फोटॉन्स डाले हैं, उनका अवशोषण हो रहा है। तो ये घटना आपकी अवशोषण कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तेजित अवस्था का जीवन काल होता है। तो देखिए उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻⁸ सेकेंड होता है। ये कभी मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा वो हायर स्टेट में तो वो इतने टाइम के बाद ही लौटेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कहा कि मनुष्य का जीवन काल 80 साल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जब 80 साल का होगा तो वो मर जाएगा।
इसका मतलब यह है कि आदमी पहले भी मर सकता है, 60-70 साल में भी मर सकता है, और आदमी चाहे तो 100 साल तक भी जी सकता है। तो ये एक एवरेज होता है जितना टाइम। ऐसे ही ये उसी तरह से यहाँ पे समझिए कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गया है तो 10⁻⁻8 सेकंड तक वेट करेगा फिर लौटेगा। कोई इलेक्ट्रॉन इसके आधे टाइम में भी लौटाएंगे, कोई उससे पहले भी लौटाएंगे, कोई मैक्सिमम अलॉटेड टाइम जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 9 है मित स्थायी अवस्था का जीवन काल, मेटास्टेबल स्टेट का जीवन काल कितना होता है? तो 10⁻³ सेकंड। देखिए ये एवरेज वैल्यू है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है, और एक्साइटेड और स्टेट्स हैं उनके लिए 10⁻8 है, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट के लिए टाइम 10⁻³ सेकंड होता है, यानी कि इससे 10⁵ टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 1,00,000 गुना ज़्यादा लगभग होता है। तो इसी का यूज़ करके फिर पंपिंग का करके और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है, जनसंख्या व्युत्क्रमण की घटना अचीव की जाती है, ताकि उससे फिर लेज़र एक्शन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकंड में परमाणु मूल अवस्था में चला जाता है और एक फोटॉन का उत्सर्जन करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, तो ये स्वतः उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वतः ही अपना मतलब ऊपर से नीचे आता है, वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में कोई फोर्स नहीं करता। इस टाइम के अंदर उसे आ ही जाना है, तो जब भी वो आएगा अपनी मर्जी से आएगा, तो इस घटना को स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक परमाणु उत्तेजित अवस्था में जिस फोटॉन का उत्सर्जन करने वाला होता है, उसी ऊर्जा का फोटॉन परमाणु पर डालने पर 2 समान फोटॉन उत्सर्जित करते हुए मूल अवस्था में लौट आना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है, अगर आपने थ्योरी वीडियोस देखे हमारे E1 E2, ये निम्न ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर है, यहाँ पे फोटॉन है, और जिस फोटॉन का उत्सर्जन करता लौटने पर उतने ही फोटॉन को अगर हमने उतनी ही ऊर्जा के फोटॉन को अगर हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, तो ये तुरंत के तुरंत जो है वो यहाँ पे लौट आएगा, और पुराना फोटॉन और एक इसके लौटने से जो 2 फोटॉन बना, यानी कि टोटल मिला के जो ये 2 फोटॉन निकलने लगेंगे, ये जो घटना कहलाती है, इसे हम उद्दीपित उत्सर्जन कहलाते हैं। ये जो है फोटॉन जो डाला है, ये उद्दीपक का काम करेगा, एक्साइट करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लौट आया यहाँ से, ये स्टिमुलेट हुआ है, ये कर रहा है उद्दीपित, और ये उद्दीपित हो रहा है। और पुराना तो एक फोटॉन रहेगा ही, इसके लौटने से एक और फोटॉन आया, और दोनों मिलकर के अब कला संबद्ध होकर के और चलने लगेंगे। यही जो बेसिक प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत जो है वो लेज़र का सिद्धांत कहा जाता है। जब हमने रूबी लेज़र पढ़ाया, आपको हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ाया, तो दोनों में यही बताया, उसका सिद्धांत जो आपको लिखवाया है वो उद्दीपित उत्सर्जन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस प्रक्रम से उत्सर्जित फोटॉन कला संबद्ध होते हैं? तो जाहिर सी बात है उद्दीपित उत्सर्जन या लेज़र एक्शन, जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसको आप टिक कर देंगे। इससे आपको जो है वो फोटॉन जो मिलते हैं वो कला संबद्ध होते हैं। एक वो फोटॉन जिसने उद्दीपित किया है, और एक वो फोटॉन जो उद्दीपित होकर के बना है, दोनों जो हैं वो कला संबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वह अवस्था जिसमें मूल अवस्था के परमाणुओं की संख्या उत्तेजित अवस्था के परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है कहलाती है। तो देखिए नॉर्मली तो हमेशा यही होता है, ग्राउंड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर में नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो है ये आपकी नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, वो अवस्था जिसमें मूल अवस्था के परमाणुओं की संख्या जो है वो ऊपर से कम हो जाती है। कहने का मतलब है नीचे कम ऊपर ज़्यादा, यानी कि पंप करके सबको आपने ऊपर भेज दिया है, तो वो अवस्था फिर आपकी व्युत्क्रम अवस्था या जनसंख्या व्युत्क्रमण कहलाती है। और लेजिंग एक्शन के लिए यही फ़ायदेमंद होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में रखें, यानी कि जनसंख्या नॉर्मली जैसी रहती है उसको आप पलट दें। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रक्रम जिसके द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति प्राप्त की जाती है। तो देखिए इसे पंपिंग कहते हैं। ये भी हमने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया है कि पंपिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में भेजते हैं। तो ये आपकी पंपिंग की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है उद्दीपित उत्सर्जन की शर्तें हैं। तो उद्दीपित उत्सर्जन या तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पहला तो जनसंख्या व्युत्क्रमण होना चाहिए, यानी कि आपका जो है वो लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, या पदार्थ के अंदर परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में ज़्यादा होने चाहिए और निम्न ऊर्जा स्तर में कम होने चाहिए। दूसरा है पदार्थ में उच्च ऊर्जा घनत्व होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है बेसिक्स कंडीशन है जो आपकी उद्दीपित उत्सर्जन के लिए ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ऊर्जा स्रोत जिसके द्वारा पंपिंग की जाती है कहलाता है। तो देखिए पंपिंग स्रोत या पंपिंग सोर्स कुछ भी कह सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉनों को पंप करेगा वो आपका पंपिंग सोर्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है।
तो देखिए LASER लेज़र इसे बोलते हैं, हमने थ्योरी क्लासेस में आपको डिटेल में बताया भी है। और ऐसे ही माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप पूछा जाए तो आप बस एसर तो वही है, एम और लगा, एम एल की जगह एम हो गया तो ये आपका मेसर कहलाता है। इससे आपको विजिबल लाइट भी मिलती है, इससे आपको जो है माइक्रोवेव्स मिलती हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 20 है, रूबी लेज़र किस प्रकार का लेज़र है? तो देखिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछी जाए आप उस पर टिक करेंगे। ठोस लेज़र है, पल्स्ड लेज़र है, प्रकाशीय पंपिंग स्रोत वाला लेज़र है और 3 स्तरीय लेज़र है। मैंने सारे नाम इसके जो हैं वो आपको समझाए हैं जब मैंने थ्योरी क्लास में इसको बताया है। आप चैनल पर जाकर के उसको विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ठोस, ये कहीं गैस ना लग रहा हो आपको, ये ठोस सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो अगर कोई कहा जाए कि सॉलिड स्टेट लेज़र का नाम बताइए तो रूबी लेज़र उसका बेस्ट एग्जांपल है। पल्स लेज़र में भी रूबी लेज़र या एनडी याग जैसा भी जो भी नाम है दोनों बताए हैं मैंने आपको। प्रकाशीय पंपिंग वाला अगर लेज़र कहा जाए कि ऐसा कौन सा लेज़र है जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग इस्तेमाल होती तो भी रूबी लेज़र कहा जाएगा। और त्रिस्तरीय लेज़र यानी कि 3 लेवल लेज़र कौन है तो उसमें भी रूबी लेज़र का ही नाम बताएंगे आप। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में डिटेल में समझा रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेज़र के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो देखिए सक्रिय माध्यम, पंपिंग सोर्स और रेजोनेटर 3 चीज़ें होती हैं। सक्रिय माध्यम जिस माध्यम में आपका जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन होगा। पंपिंग सोर्स कैसे आप जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त करेंगे, कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में भेजेंगे। और रेजोनेटर जो उद्दीपित उत्सर्जन से फोटॉन्स निकलेंगे लेज़र के उनको आप एम्पलीफाई कैसे करेंगे, उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे, उनको और ज़्यादा इंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है वो रेजोनेटर इस्तेमाल यानी कि अनुनादी प्रकोष्ठ इसे हिंदी में कहते हैं। आप उस नाम से भी आए तब भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीलियम नियॉन किस प्रकार का लेज़र है? पहला तो देखिए उसी तरह से ऑप्शन है, वहाँ रूबी लेज़र ठोस होता था तो ये गैस लेज़र है। वो पल्स्ड लेज़र होता था, ये कंटिन्यूस लेज़र है, कंटिन्यूस बीम मिलती है। वो वहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग होती है, यहाँ इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। और वहाँ 3 स्तरीय लेज़र है, वो ये यहाँ पे 4 स्तरीय लेज़र है। तो सारी ही चीज़ें, चारों ही खासियतें जो हैं वो वहाँ से अलग हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेज़र प्रकाश के गुण होते हैं। पहला है उच्च कला संबद्धता होती है, उच्च दिशात्मक होते हैं, हाईली डायरेक्शनल होते हैं, पूर्ण एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक होते हैं और हाईली इंटेंस यानी कि उच्च तीव्रता होती है। तो ये सारी खासियतें और 1-2 और भी हैं वो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में डिटेल में बताई हैं। अगर पेपर में चारों यही पूछ दे और फिर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो उपरोक्त सभी पे टिक कर देंगे, या फिर 4 पूछे जिसमें से एक मिल जाए कोई तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूबी लेज़र में सक्रिय पदार्थ रूबी जो होता है उसकी छड़ किस चीज़ से बनी होती है? तो Al2O3 और प्लस 0.05% ऑफ Cr2O3, मतलब एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड और ये क्रोमियम ऑक्साइड। और लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ज़रा सा बिल्कुल 0.05% ऑफ Cr2O3। देखिए अगर मेरे पास 10,000 एटम्स हैं Al2O3 के तो उसमें उसका अगर हम 0.05% यानी कि अपॉन 100 निकालें तो देखिए इससे 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ेंगे, 10,000 ये हो गया तो ये मिला के आपका केवल 5 आएगा। कहने का मतलब है 10,000 अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आइटम्स हैं तो उस केस में केवल 5 Cr2O3 के आइटम्स जो हैं वो आते हैं। और इसके अंदर जो क्रोमियम आयन है वही पिंक कलर इसे प्रोवाइड करता है। ये सब मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में डिटेल में बताया है। और इसे क्यों मिलाते हैं, वजह यही है कि जो 3 लेवल लेज़र सिस्टम है रूबी लेज़र, उसके जो तीनों लेवल जो होते हैं वो क्रोमियम के होते हैं। क्रोमियम में ही मेटास्टेबल स्टेट होती है, मित स्थायी ऊर्जा स्तर होता है, यही फ़ायदा है। और यही क्रोमियम रिस्पॉन्सिबल है पूरे लेज़र एक्शन के लिए। तभी देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, रूबी लेज़र में सक्रिय केंद्र है। सक्रिय पदार्थ तो रूबी हो गया, लेकिन सक्रिय केंद्र इसके अंदर भी कौन, 1 2 3 मटेरियल दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो कौन सक्रिय केंद्र है? तो ये क्रोमियम परमाणु, क्योंकि इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हीलियम नियॉन लेज़र में सक्रिय पदार्थ या माध्यम होता है। तो हीलियम और नियॉन दोनों गैसें होती हैं, ये सक्रिय माध्यम है। लेकिन इसमें से भी जो एक्टिव सेंटर होता है वो आपका नियॉन होता है। हीलियम तो केवल नियॉन को एक्साइट करवाने में हेल्प करता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड देखिए अगले क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम और नियॉन का अनुपात कितना होता है? तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 10:1 भी कहीं कहीं मिलता है, 9:1 भी मिलता है, कहीं कहीं 7:1 भी मिलता है। तो अलग अलग तरह के एक वैरायटी के लेज़र्स हैं, उनके अंदर अलग अलग होता है। आपको कोई भी एक ऑप्शन दिख जाए आप उसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीलियम नियॉन लेज़र में सक्रिय केंद्र क्या होता है? तो वो नियॉन का परमाणु होता है। हीलियम जो है वो केवल उसको एक्साइट करने के काम में आता है और वो एक्साइटमेंट का रेट बढ़ा रहे इसीलिए हीलियम का रेशियो ज़्यादा होता है और नियॉन का कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए लेज़र में प्रकाशिक या कैविटी रेजोनेटर बना होता है। दो पूर्णतः समांतर दर्पण जिनमें से एक पूर्ण परावर्तक तथा दूसरा आंशिक परावर्तक होता है। देखिए ऐसा होता है कि जो लेज़र बीम निकली, अब उसे इंटेंस कैसे बनाएंगे, तो बार बार इसको चलवाना पड़ता है हमें जो क्रिस्टल है या फिर कोई मीडियम है उसकी अक्ष के अनुदिश, ताकि जब ये घूमे बार बार तो आग मिलने वाले और परमाणुओं का उद्दीपित उत्सर्जन करवाता रहे और उससे जो है इसके डायरेक्शन में चलने वाले फोटोनों की संख्या जो है वो बढ़ती रहे। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक तरफ तो पूर्ण परावर्तक लगा देते हैं सरफेस, मतलब ऐसी पॉलिश करते हैं 100% पॉलिश कर देते हैं तो पूर्ण परावर्तक सतह बन जाती है, यानी कि लेज़र बीम यहाँ से तो कभी निकल ही नहीं पाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी डाउन करते हैं। तो रूबी लेज़र में तो काफ़ी डाउन कर देते हैं, 10% ही लगभग रखते हैं, लेकिन हीलियम नियॉन में यहाँ पे 99%, उससे ज़रा सा कम। तो क्या होता है, जब ये इंटेंस होती जाती तो एक कंडीशन ऐसी बनती है कि फिर वो यहाँ से निकलने लगती है। तो जो कैविटी रेजोनेटर है यानी कि अनुनादी प्रकोष्ठ है, उसका काम यही है। वो बना किससे होता है, तो दो परावर्तक सतहों से बना होता है, जिनमें से एक पूर्ण परावर्तक होती है और एक आंशिक परावर्तक होती है। जो आंशिक वाली होती है लेज़र बीम उधर ही से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेज़र प्रकाश किस सतह से बाहर निकलता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, आंशिक परावर्तक जो सतह होती है उससे जो है ये बाहर निकलता है। रूबी लेज़र से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया और रटने के लिए भी बोला था 6943 एंगस्ट्रॉम। निकालने का तरीका भी बताया था, लेकिन मैंने वहाँ पे भी यही बताया था कि निकाल तो सकते हैं लेकिन वो काम करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को डायरेक्ट ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हीलियम नियॉन लेज़र से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसको भी आपको रटना ही पड़ेगा, 6328 एंगस्ट्रॉम। हालांकि निकालना मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखें ताकि ऑप्शन आए तो आप डायरेक्ट टिक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम परमाणु का उपयोग है। तो मैंने बताया है आपको, नियॉन परमाणु को उत्तेजित अवस्था में ले जाने में सहायता करता है। देखिए नियॉन जो परमाणु होता है उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं लोअर भी होते हैं, हायर भी होते हैं। हमें लेज़र एक्शन के लिए नियॉन परमाणु को यहाँ से यहाँ ले जाना होता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ करिए आप डायरेक्ट नियॉन को ऊर्जा दो तो वो वहाँ जाने के बजाय इनमें जाके बैठ जाता है और वहाँ नहीं जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हीलियम के अंदर जो है वो लगभग उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक एनर्जी लेवल होता है और हीलियम यहाँ से यहाँ तक आसानी से एक्साइट हो जाता है। तो पहले हम हीलियम को एक्साइट करा लेते हैं और हीलियम की फिर नियॉन से टक्कर करवा के उससे जो है वो नियॉन को सीधे यहाँ तक एनर्जाइज कराते हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में फिर वो लेज़र एक्शन देता है हमें। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप थ्योरी क्लास में देख सकते हैं, हमारी चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनमें मैंने डिटेल में समझाया है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेज़र प्रकाश के उपयोग हैं। देखिए कोई भी आ जाए इसमें से वो सही होगा। दांतों व हीरे में सूक्ष्म छिद्र करने में, पथरी, कैंसर, ट्यूमर व मस्तिष्क के ऑपरेशन में, संचार युक्ति मतलब ट्रांसमिशन वगैरह में, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में मैसेज भेजने में, और ड्रिलिंग, वेल्डिंग, मार्किंग, लेज़र मार्किंग, ये सब इन सब चीज़ों को करने में लेज़र का उपयोग होता है। तो दो तरह के यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं और एक मेडिकल यूज़ होते हैं। तो ये थ्योरी क्लासेस में मैंने डिटेल में बताए हैं, आप वहाँ जा कर के आप रेफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अमोनिया मेज़र में भट्टी का क्या काम है। देखिए हालांकि मेज़र हमारे सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। भट्टी जो है वो यहाँ पर क्या कार्य करती है, तो वो उत्तेजित अमोनिया परमाणु को उत्पन्न करने का काम करती है। जैसे लेज़र में पंपिंग होती है, वैसी मेज़र में यहाँ पे अमोनिया मेज़र में अमोनिया मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करना होता है, तो पंपिंग का काम एक तरह से भट्टी करती है। अगला क्वेश्चन है 36, अमोनिया मेज़र में सेपरेटर यानी कि पृथककारी का क्या कार्य होता है। तो पृथककारी क्या करता है कि सारे परमाणु उत्तेजित नहीं हो पाते हैं, कुछ उत्तेजित होते हैं कुछ नहीं, तो हमें उत्तेजित वाले अलग करने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है, NH3 अणु रोक दिए जाते हैं, मतलब जो उत्तेजित नहीं है वो तो नॉर्मल अणु रोक दिए जाएंगे, जबकि उत्तेजित अणु जो है वो यहाँ से पास हो जाते हैं, आगे उनसे मेज़र एक्शन करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमोनिया मेज़र के भाग होते हैं। तो देखिए 3 भाग होते हैं, भट्टी, पृथककारी और अनुनादी प्रकोष्ठ। जैसे वहाँ पे लेज़र में होता था, ये भट्टी पंपिंग का काम करती है। पृथककारी जो है वो एक तरह से अलग चीज़ है, यहाँ पे वो सेपरेट करने का काम करती है कि जो उत्तेजित अणु हैं उनको निकाल के जो काम के हैं उनको अलग करना। और अनुनादी प्रकोष्ठ तो उसी तरह से है कि जहाँ पर हम जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमोनिया मेज़र में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति होती है। जो माइक्रोवेव्स हैं, सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव्स, उनकी आवृत्ति होती है तो 23,870 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 24 मेगाहर्ट्ज़
कोई भी चीज़ ऑप्शन आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखें, इस चीज़ को रट लें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोनिया मेज़र में मेज़र तरंगें कहाँ से निकलती हैं? तो अनुनादी प्रकोष्ठ, जहाँ पे उद्दीपित उत्सर्जन करवाया जाता है वहाँ से ये निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेज़र के उपयोग हैं? तो अंतरिक्ष में दूर दूर तक संदेश भेजने में, समुद्र में संदेश भेजने में, रडार में और जटिल ऑपरेशंस करने में। कोई भी आ जाए आपसे मल्टीपल चॉइस में MCQ में तो आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेसिक डेफिनेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 41 है, चित्र में प्रदर्शित घटना क्या रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर है और लोअर से हायर में जा रहा है और लाइट फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो यानी कि ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, यानी कि ये घटना आपकी अवशोषण कहलाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में, चित्र में प्रदर्शित घटना प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और लौटते समय वो जो क्या करता है, फोटोन का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये घटना आपकी स्वतः उत्सर्जन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, चित्र में प्रदर्शित घटना प्रदर्शित करती है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे लौट रहा है और उसके ऊपर हम फोटोन भी इंसिडेंट करा रहे हैं और फिर हमारे 2 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये घटना आपकी जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन को डिनोट करती है। तो तीनों डेफिनेशंस में फ़र्क आपका जो है इन तीनों क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है और यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और थोड़ा सा समय की कमी की वजह से मैंने 1 लाइनर फॉर्म में वीडियो बनाया है, तो ये कम टाइम का भी बनेगा और जल्दी से आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज़ हो जाएंगे। और अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को अपने ये वीडियो शेयर करें और जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँचें। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।